हेलो गाइस। आज का टॉपिक है 100 ईयर्स वॉर के ऊपर। एज ऑफ चौसर पढ़ने से पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चौसर की एज का। और चौसर की एज के अंदर 100 ईयर वॉर, ब्लैक डेथ थी और साथ में जो पीसेंट रिवोल्ट था, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण इवेंट्स थी जिनके बारे में चौसर के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए। तो आज हम इन्हीं इवेंट्स में से एक जो इवेंट है 100 ईयर्स वॉर, उसके बारे में अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि उसके अंदर जो 3 फेज में जो वॉर हुए थे वो किसके बीच हुए, कौन कौन से राजा इसके अंदर इंक्लूड थे। तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ 100 ईयर्स वॉर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा एज ऑफ चौसर के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे एज ऑफ चौसर का। ठीक है, एज ऑफ द चौसर कवर द पीरियड फ्रॉम 1314 एंड 1400। यानी कि जो चौसर का एज है वो 1340 से 1400 के बीच में। इट वॉज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ये बदलाव का पीरियड है। एंड ए टर्बुलेंस, और जो हलचल होती हैं, जो युद्ध होते हैं, उनका अब का पीरियड है। दिस इज वाज ए मीटिंग ग्राउंड ऑफ द टू डाइवर्जेंट पीरियड ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। ठीक है, ये किसके बीच का विभिन्नता है इसमें अंदर, ओल्ड और न्यू, और मेडिवल और रेनेशा, इन पीरियडों के बीच में इसमें विभिन्नता है। यद्यपि थो द स्पिरिट ऑफ द मिडल एज हैड नॉट येट पास्ड अवे, यानी जो मिडल एज के अंदर जो स्पिरिट थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। द सीड्स ऑफ द मॉडर्निटी वर बीइंग शोन, लेकिन जो मॉडर्निटी के जो क्या था, बीज था, वो इसके अंदर बोया जा चुका था। कहने का मतलब ये है, लैंग्वेज से ये मीनिंग ले रहे हैं कि जो मॉडर्न एज में जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसके बीज कहाँ से बोने शुरू हो गए थे, चौसर एज से, यानी मिडल एज से। दिस पीरियड विटनेस्ड रिमार्क सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंजेस, यानी कि जो पीरियड है वो गवाह है किसका, महत्वपूर्ण जो सोशल रिलीजियस और जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं उनका। इट वॉज इन दिस पीरियड दैट द क्रूशियल 100 ईयर वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, यानी कि जो महत्वपूर्ण जो 100 ईयर वॉर था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इसमें हुआ। दिस वॉर अवेकंड इंग्लिश नेशनलिज्म एंड गिव राइज टू ए नेशनल कॉन्शियसनेस, यानी कि इस युद्ध ने क्या जागृत किया लोगों के अंदर, देशभक्ति की भावना, एंड गेव राइज टू नेशनल कॉन्शियसनेस, और अपने राष्ट्र के लिए जागरूकता। द विक्ट्रीज ऑफ द, उसके बाद है द विक्ट्रीज ऑफ द इंग्लैंड एंड द ब्लैक प्रिंस ऑन फ्रेंच सोयल, यानी किसकी विक्ट्री, एडवर्ड की, एंड ब्लैक प्रिंस, और एक काले प्रिंस की, ऑन फ्रेंच सोयल, फ्रेंच की सोयल पे, ड्यूरिंग द 100 ईयर वॉर, 100 ईयर वॉर के दौरान। गिव ए फीलिंग ऑफ नेशनल प्राइड, वो कैसी प्राइड देती है, राष्ट्रीय गौरव की भावना देती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्म रिस्पेक्ट, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी इंग्लैंड के पीपल में जो ये युद्ध हुआ था उसमें जो जीत हुई थी एडवर्ड और ब्लैक प्रिंस की, उसने जो लोग थे उनके बीच में नेशनल प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को क्या कर दिया था, भर दिया था। दिस पीरियड मार्क द बिगनिंग ऑफ ए न्यू लैंग्वेज, इस पीरियड के अंदर क्या आई, एक नई लैंग्वेज आई, एंड लिटरेचर, और नया लिटरेचर। इंग्लिश केम टू इट्स ओन बिकॉज ऑफ द ग्रेट वर्क्स डन बाय द चौसर, और इंग्लिश अपने आप में आ गई क्योंकि चौसर के द्वारा, लैंगलैंड के द्वारा, एंड वाइक्लिफ के द्वारा क्या लिखे गए, इसमें वर्क्स लिखे गए, ग्रेट वर्क लिखे गए, तब इंग्लिश अपने आप में आ गई। हु रोट इन इंग्लिश, जिन्होंने इंग्लिश में लिखा था। द वेरियस डायलेक्ट ऑफ द मिडल इंग्लिश स्पोकन इन द 14th सेंचुरी वर सिमिलर टू मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि जो वेरियस जो क्या थी डायलेक्ट्स, जो बोलियाँ होती हैं मिडल इंग्लिश की, स्पोकन इन दी 14th सेंचुरी, जो 14th सेंचुरी में बोली जाती थी, वर सिमिलर टू मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, वो किसके सिमिलर थी, जो आज हम मॉडर्न इंग्लिश में हम जो वर्क्स पढ़ रहे हैं उसी के सिमिलर थी। जो डायलेक्ट्स इंग्लिश की जो डायलेक्ट्स थी जो बोली जाती थी मिडल एज में, तो वही सेम इंग्लिश हमारी आज के टाइम पर है।
In 1362 a statute ordained that English would be the language of the law court important events of the age of Chaucer। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था कि इंग्लिश को अब लॉ की लैंग्वेज बना दिया गया था। ये ऑर्डर पास कर दिया गया था कि इंग्लिश क्या होगी, अब एक लॉ कोर्ट की इम्पोर्टेंट, यानी कि एक लॉ कोर्ट में अब इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाएगी, उसका यूज किया जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट इवेंट थी किसकी, एज ऑफ चौसर की। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम द 100 Years वॉर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 100 Years वॉर। हंड्रेड ईयर्स वॉर्स वाज ए सीरीज ऑफ वॉर्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब किस किस के बीच में युद्ध हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। द मेन केस ऑफ द 100 Year वॉर वाज ए डायनेस्टिक स्ट्रगल। भाई ये क्या था, राजवंशीय एक स्ट्रगल था, झगड़ा था। फॉर द फ्रेंच थ्रोन, लेकिन झगड़ा किसके ऊपर था, फ्रेंच थ्रोन के ऊपर था। फॉलोइंग द डेथ ऑफ फिलिप फोर्थ, किसकी डेथ हो गई, फिलिप फोर्थ की डेथ हो गई। एंड हिज सन लुइस फिलिस फिफ्थ एंड चार्ल्स फोर्थ द कैप्टियन डायनेस्टी केम टू एंड। क्या हो गया अभी, जो भी फिलिप जो किसके, फ्रांस के जो राजा थे उसकी और उसके जो सार उसके बेटे थे सबकी डेथ हो गई। तो इस डायनेस्टी में अब कोई भी मैन नहीं बचा था जो आगे राजा बन सके। क्या था, यहाँ से साथ साथ समझते चलते हैं। एक तरफ तो इंग्लैंड और फ्रांस, दोनों के बीच में क्या था, युद्ध था। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड में कौन राज कर रहा था, इंग्लैंड में इजाबेल का पुत्र एडवर्ड, कौन ये राज कर रहा था, इजाबेल का पुत्र एडवर्ड। और फ्रांस में कौन कौन थे, फिलिप। ठीक है, फिलिप और उसके सन, फिलिप एक्स, फिलिप वी और क्या था, फोर्थ, ये सारे। तो अब क्या होता है, लेकिन जो इजाबेला थी, ये तीन भाई थे, उसके जो सन थे लुइस एक्स और फिलिप फोर्थ, और ये यानी कि तीन भाइयों के साथ इजाबेला भी क्या थी, इसकी पुत्री थी, किसकी, फ्रांस का जो राजा था फिलिप की। ठीक है, फिलिप फोर्थ की पुत्री थी इजाबेला, और इजाबेला का बेटा कौन था, एडवर्ड, जो किसका राजा था, इंग्लैंड का राजा था। जो किसका राजा था, इंग्लैंड का राजा था। ये किसका पुत्र था, इजाबेला का। और इजाबेला कौन थी, इजाबेला जो फिलिप फोर्थ जो फ्रांस का राजा था उसकी पुत्री थी। ठीक है, और उसकी पुत्री का पुत्र कौन था, एडवर्ड था। अब क्या होता है, फ्रांस में फ्रांस का राजा और उसके पुत्र ये सब क्या हो गए, मर जाते हैं। अब फ्रांस के राजा की एक ही संतान बचती है, कौन, इजाबेला, जो कि क्या कौन थी, उसकी पुत्री थी। ठीक है, अब फ्रांस के ऊपर राज्य कौन करे। ठीक है, क्योंकि फ्रांस का कोई भी जो राजा की तरफ से जो डायनेस्टी थी उस वंश का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचा था। बचा था कौन थी, एक उसकी लड़की इजाबेला, जो किसकी थी, एडवर्ड की माँ थी, जो एडवर्ड थर्ड की माँ थी। ठीक है, तो एडवर्ड थर्ड क्या हुआ, फिलिप का ग्रांडसन हुआ, फिलिप का ग्रांडसन हुआ। तो इस हक से कौन बनेगा अब राजा, एडवर्ड थर्ड फ्रांस का क्या बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन फ्रांस के लोगों ने इसके ऊपर क्या कर दिया कि फ्रांस एडवर्ड जो इंग्लैंड वाला राजा एडवर्ड है वो फ्रांस का राजा नहीं बनेगा, फ्रांस का राजा कौन बनेगा, फिलिप सिक्स्थ बनेगा। ठीक है, तो यही युद्ध था। एडवर्ड थर्ड अपना अधिकार देखता था कि मैं, मेरी माँ क्या, जो राजा है उसकी पुत्री मेरी माँ है, यानी कि मैं ग्रांडसन हूँ फिलिप का, तो फिर मेरा भी हक फ्रांस के राज्य के ऊपर बनता है। तो यही से युद्ध की मतलब युद्ध स्टार्ट होता है, किनके बीच में, यही युद्ध था। तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। फॉलोइंग द डेथ ऑफ फिलिप फोर्थ और उसके सन लुइस एक्स, फिलिप फिफ्थ और चार्ल्स फोर्थ, द कैप्टियन डायनेस्टी थी भाई, केम टू एंड, उसका अंत हो गया।
सिंस नो डायरेक्ट मेल हेयर एग्जिस्टेड एडवर्ड थर्ड ओ, अब देखो यहाँ पर कोई भी मेल एग्जिस्ट नहीं रहा जो कि राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। किसमें? फ्रांस में। अब कोई भी नहीं बचा जिससे कि वो फ्रांस की डायनेस्टी का क्या बन सके, जो फ्रांस के राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। तो अब एडवर्ड थर्ड ऑफ इंग्लैंड, बात किस पे आती है? एडवर्ड थर्ड ऑफ इंग्लैंड पे। फिलिप फोर्थ ग्रैंडसन बाय हिज डॉटर इजाबेला, वो कौन था? एडवर्ड थर्ड जो इजाबेला थी उसका पुत्र था, यानी फिलिप फोर्थ ग्रैंडसन, फिलिप फोर्थ का ग्रैंडसन था। किसके? उसकी डॉटर इजाबेल से जो पैदा हुआ था। asserted his claim to the asserted his claim to the throne, उसने थ्रोन के ऊपर क्या किया? दावा अपना मतलब पक्ष रखा, यानी कि उसने एसर्ट किया कि मैं मेरा जो हक क्लेम किया उसने थ्रोन के लिए। दिस वॉज रिजेक्टेड बाय द फ्रेंच नोबेलिटी, यानी कि जो नोबल लोग थे फ्रेंच के, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। हु प्रेफर्ड, उन्होंने किसको प्रेफर्ड किया? फिलिप फोर्स का जो नेफ्यू था, यानी कि उसका भतीजा था, उसको, उसका जो पुत्र था फिलिप ऑफ वेलोइस और फिलिप सिक्स को फ्रांस की जनता ने क्या बनाना चाहा? फ्रांस का राजा। ठीक है, अब देखते हैं कौन राजा बनता है। क्राउंड फिलिप सिक्स्थ, अब देखो यहाँ पर राजा कौन बन चुका है? फिलिप सिक्स्थ। किसका? फ्रांस का। ये फिलिप फोर्थ का क्या था? नेफ्यू, यानी भतीजा। कब बना? 1328 में। ही डिजायर्ड एडवर्ड टू गो टू गिव हिम द वैल्यूएबल फिफ ऑफ गैस्कोनी। फिफ होती है जागिर। अब एडवर्ड टू गिव हिम द वैल्यूएबल, अब देखो जब ये राजा बन गया फिलिप, तो अब एडवर्ड ने इसको राजा कैसे बनने दिया ये देखते हैं। अब जो एडवर्ड इंग्लैंड का राजा था, टू गिव हिम द वैल्यूएबल फिफ ऑफ गैस्कोनी, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि एडवर्ड के पास, कि वो एडवर्ड को क्या दे दे? जो फिफ है, यानी कि जागिर है, गैस्कोनी की जागिर, उसको दे दे। किसको दे दे? एडवर्ड को दे दे। कौन? फिलिप फोर्थ। उसने कहा कि जो तुम्हारे पास जो ज़मीन पड़ी है फिफ वाली, गैस्कोनी वाली, अगर तुम वो ज़मीन मेरे को दे दोगे तो फिर मैं तुम्हारे मतलब फ्रांस के राजा बनने के ऊपर का जो मेरा जो राइट है, वो मैं फ्रांस का राजा बनने का जो राइट है मेरा, वो मैं वापस ले लूँगा और तुम्हें यहाँ का राजा बने रहने दूंगा। ठीक है, समझ गए? यानी कि क्राउन फिलिप सिक्स से किसने कहा? एडवर्ड ने कहा कि मेरे को क्या दे दो तुम? गैस्कोनी की जागीर दे दो। ठीक है, अगर तुम ये गैस्कोनी की जागीर मेरे को दे दोगे तो फिर तुम फ्रांस के राजा बन सकते हो। मैं अपना जो दावा है फ्रांस के ऊपर राजा बनने का वो वापस ले लूँगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? जागीर किसको मिल गई? फिफ ऑफ गैस्कोनी की। ठीक है, एडवर्ड को मिल गई। किसने दी? फिलिप सिक्स ने दी। ठीक है, थ्रू द रेजिस्टेंस टू दिस एडवर्ड रेलेंटेड। ठीक है, यानी कि जो रेसिस्टेंट थी, यानी कि एडवर्ड रेलिटेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड फिलिप एज किंग ऑफ फ्रांस। तो अब एडवर्ड क्या हो गया? रेलिटेंट में जब शांत हो गया, यानी कि नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया, एंड रिकॉग्नाइज्ड एज फिलिप एज किंग ऑफ फ्रांस इन 1331 इन एक्सचेंज फॉर कंटिन्यूड कंट्रोल ओवर गैस्कोनी। अब एडवर्ड थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ और उसने ये स्वीकार कर लिया किसको? फिलिप को, एज ए किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस का किंग। कब? इन 1331 में। किसके बदले में? कंटिन्यूड, यानी कि उसका जो कंट्रोल है वो गैस्कोनी की जागीर के ऊपर रहेगा। ठीक है, इन डूइंग सो ही forfeited his rightful claim to the throne, यानी कि उसने जो अपना क्लेम था किसके लिए? थ्रोन के लिए, उसको हटा लिया। इनिशियली एडवर्ड डिड नॉट एसर्ट हिज राइट, शुरू में तो एडवर्ड ने मतलब कोई जोर नहीं डाला अपने राइट्स के लिए, अधिकार के लिए, बट ही बिगेन टू शो साइन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, लेकिन फिर उसको थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन होने लगा। कब हुआ उनको डिससेटिस्फैक्शन? व्हेन
फिलिप सिक्स्थ ऑफ फ्रांस डिड नॉट फुलफिल हिज प्लेस टू रिस्टोर ए पार्ट ऑफ ज्ञाने, यानी कि जब कोई और जागीर थी जो फ्रांस के राजा ने जो अपनी कसम तोड़ी थी कि वो इसको रिस्टोर नहीं करेगा, यानी कि इस ज़मीन के ऊपर उसने फिर से अपना अधिकार जमा लिया। किसने? फ्रांस के राजा ने, जो कि किसके अधिकार में पहले जो शपथ हुई थी कि ये जागीर आप मेरे को दे दोगे तो मैं राजा बने ही रहने दूंगा, तो ये किसके अधिकार में थी? एडवर्ड थर्ड के। तो इसके ऊपर वापस से किसने अधिकार जमाना शुरू कर दिया? फ्रांस के राजा ने, फिलिप सिक्स ने। अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल फ्लैंडर्स, अब उसने फ्लैंडर्स के ऊपर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फ्लैंडर क्या थे? फ्लैंडर्स था एन इम्पोर्टेंट मार्केट फॉर इंग्लिश वूल, एक इम्पोर्टेंट मार्केट थी इंग्लिश वूल, वूल मतलब जो ऊन होती है, एंड स्पोर्टेड स्कॉटलैंड अगेंस्ट इंग्लैंड, और ये स्पोर्टेड, और उसने क्या किया? स्कॉटलैंड को सपोर्ट किया इंग्लैंड के अगेंस्ट। अब क्या क्या किया था एडवर्ड इसने? फिलिप सिक्स्थ ने, फिलिप सिक्स्थ ने क्या क्या किया? पहले तो उसने जो कहा था कि मैं इस ज़मीन के ऊपर अधिकार नहीं जमाऊंगा, ठीक है, तो फिलिप सिक्स्थ ने उसके ऊपर भी अधिकार जमा लिया, ठीक है। दूसरा, उसने जो फ्लैंडर्स थे यानी कि जो ऊन की मार्केट थी उसके ऊपर भी अपना अधिकार जमा लिया। अब इतना सारा करने के बाद तो एडवर्ड को गुस्सा आएगा, ठीक है, तो फिर उनके अंदर युद्ध होना जायज़ था। तो देखते हैं अब कैसा युद्ध होता है। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, 10 साल के युद्ध के बाद, बिटवीन दी टू किंगडम के बीच में, एडवर्ड एवेंचुअली लॉन्च्ड ए फुल स्केल अटैक ऑन द फ्रेंच किंगडम। अब छोटी मोटी लड़ाई हो रही थी भाई 10 साल से, ठीक है, किस किस के बीच में? फ्रांस का राजा एडवर्ड थर्ड और फिलिप सिक्स के बीच में। लेकिन अब एडवर्ड ने लॉन्च कर दिया फुल स्केल अटैक, यानी कि पूरे लार्ज स्केल के ऊपर अटैक। किसके ऊपर? फ्रेंच किंगडम के ऊपर, फ्रेंच के राज्य के ऊपर। अब 100 ईयर्स जो वॉर हुए थे उसको 3 फेजेस में सेपरेट किया गया था, यानी ऐसा नहीं था कि 100 साल तक लगातार ये युद्ध चल रहे थे, ठीक है, यानी कि 100 ईयर तक कंप्लीट युद्ध चल रहे थे, नहीं, उनके बीच में कुछ स्पेस रह जाता था ऐसे, मतलब बीच में लड़ाइयाँ रुक रहती थी, फिर हो जाती थी ऐसे। तो वो 3 उसको 3 फेज में उसको डिवाइडेड किया गया जो लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे उनको, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे कौन से थे। द वॉर इज कॉमनली डिवाइडेड इंटू 3 फेज सेपरेटेड बाई ट्रूसेस द, ठीक है। तो ये 3 सेपरेट किया गया। एक तो एडवर्डियन इरा वार था जो 1337 से 1360 के बीच में हुआ था, कैरोलियन वॉर जो 1369 से 1379 के बीच में हुआ था, एंड लैंकेस्ट्रियन वॉर जो 1415 से 1453 के बीच में हुआ था, ठीक है। अब पढ़ते हैं पहले एडवर्डियन इरा के बारे में। कहीं पर भी यूट्यूब में किसी ने भी आपको इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया जैसे कि मैंने पढ़ाया है। मैं आपको जो भी युद्ध हुए हैं, जिस राजा के बीच में युद्ध हुआ, मैं कंप्लीट आपको डिटेल दे रही हूँ 100 ईयर्स वॉर की, और लेक्चर को बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्या था? एडवर्डियन इरा का जो वॉर था, एडवर्डियन वॉर वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द 100 ईयर्स वॉर लास्टिंग फ्रॉम 1337 टू 1360। अब जो एडवर्डियन वॉर था, फर्स्ट फेज हुआ था 100 ईयर वॉर का, वो लास्टिंग फ्रॉम 1337 टू, यानी कि वो 1337 से 1360 के बीच में हुआ, फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज अंटिल द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ ब्रेटिग्नी। अब क्या हुआ था, यानी कि जब उनके बीच में शत्रुता फैली थी तब से लेके, और जो तब तक उनके बीच में क्या नहीं हो गई? संधि नहीं हो गई, किसकी? ब्रेटिग्नी की। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के अंदर एडवर्ड थर्ड आर्मी डिफीटेड द फ्रेंच एट द बैटल ऑफ क्रेसी। अब भाई एडवर्ड थर्ड ने फ्रेंच की आर्मी को किसमें? क्रेसी की के बैटल में क्या कर दिया? हरा दिया, ठीक है। कब? 1346 में, और दोबारा अगेन इन 1356 में किसको हरा दिया? एडवर्ड थर्ड ने फ्रांस को हरा दिया एट द बैटल ऑफ पोइट्रीज, ठीक है।
पहले तो कौन सी बैटल में, क्रेसी की बैटल में हराया एडवर्ड थर्ड ने फ्रांस के राजा फिलिप को। और दूसरी कौन सी बैटल हुई, पोइट्रीज 1356 में, इसमें हराया। यानी 2 बार पहले जो युद्ध हुआ उसके अंदर फ्रांस के राजा की जीत हुई और उसने किसको, सॉरी, इंग्लैंड के राजा एडवर्ड थर्ड ने किसको हरा दिया, फ्रांस के राजा को हरा दिया 2 युद्धों में। अब आ गया अभी फ्रांस, ए न्यू किंग ऑफ फ्रांस जॉन सेकंड। अब फ्रांस का नया राजा आ गया, ठीक है। वॉज कैप्चर्ड विद मैनी ऑफ अदर नाइट्स, अब उसको भी पकड़ लिया गया उसके योद्धाओं के साथ, एंड टेकन टू लंदन, उसको लंदन में ला गया। फ्रांस एंड इंग्लैंड साइंड द ट्रीटी ऑफ ब्रेटिगनी। अब फ्रांस और किसके बीच में, इंग्लैंड के बीच में संधि हुई ब्रेटिगनी की, प्रोमिसिंग टू इंग्लैंड द सिटी ऑफ कैलाइस एंड होल एक्वेंटीन, ठीक है भाई। तो जो ब्रेगिटी और की जो संधि हुई, इसमें क्या हुआ कि जो कैलेस और जो एक्वेंटीन है, जो पूरा जो एरिया है, ये किसके हो जाएंगे, इंग्लैंड के हो जाएंगे। इंग्लिश ओस्ट फॉर मनी बट इंग्लिश जो, यानी कि जो इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लिश थे, उन्होंने क्या किया, पैसे मांगे, यानी कि उन्होंने इससे पैसे मांगे, किससे, फ्रांस से। बट वैन द फ्रेंच फेल टू पे, लेकिन जब फ्रेंच जो फ्रांस था वो उसको पे नहीं कर पाया, तो जॉन वॉलंटरी अपनी इच्छा से रिटर्न टू जेल के अंदर चला गया। वैसे भी जब कोई कैदी होता है तो उसके ऊपर, जो अपराधी होता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी साथ साथ लगाया जाता है, लेकिन जब वो जुर्माना नहीं देता तो उसको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा जेल में जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये अपनी इच्छा से जेल में चला गया, ठीक है। तो भाई एडवर्डियन एरा के अंदर जो युद्ध हुआ उसके अंदर क्या रहा, एडवर्ड एरा के अंदर एडवर्ड थर्ड ने दो बार फ्रांस को हरा दिया, और उसका फिर जो नया किंग आया उसको भी हरा के इसमें डाल दिया, जेल में डाल दिया। यानी कि जॉन सेकंड, जो फ्रांस का सेकंड किंग आया था, उसको भी क्या कर दिया, उसको भी पराजित करके जेल में डाल दिया। ये एडवर्डियन एरा का रिजल्ट था। अब आते हैं हम कैरोलिन वॉर के ऊपर। कैरोलिन वॉर वाज द सेकंड फेज ऑफ द 100 Years वॉर। जो कैरोलिन वॉर है वो सेकंड फेज है 100 Years वॉर का, बिटवीन फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, फॉलोइंग द एडवर्डियन वॉर। किसके बाद, एडवर्डियन वॉर के बाद। इट वॉज नेम्ड आफ्टर चार्ल्स पंचम ऑफ फ्रांस, ठीक है, यानी चार्ल्स फिफ्थ ऑफ फ्रांस। इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है, चार्ल्स पंचम ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस के अंदर फिर से कौन सा राजा है, चार्ल्स पंचम। हु रिज्यूम्ड द वार आफ्टर द ट्रीटी ऑफ ब्रेगिटी। उसने वॉर को भी चालू रखा किसके बाद, जो संधि हुई थी ब्रेगिटी की, उसके बाद। वो जो साइन की गई थी 1360 में। ही वॉन्टेड टू गेट बैक एवरीथिंग दैट फ्रांस हैड लॉस्ट। अब भाई जो इससे पहले वाले युद्धों में, एडवर्डियन इराक वाला जो युद्ध हुए थे, उसमें सब में कौन जीतता आ रहा था, इंग्लैंड जीतता आ रहा था। उनके राजा को भी उन्होंने जेल में डाल दिया था। लेकिन अब कौन सा राजा आ गया था, जॉर्ज पंचम आ गया था, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब फ्रांस ने फिर युद्ध किया, ठीक है। वो अब सब कुछ लेना चाहता था दैट फ्रांस हैड लॉस्ट, जो फ्रांस खो चुका था। एंड हिज अटेम्प्ट प्रूव्ड सक्सेसफुल, और उसके जो प्रयास थे वो सफल भी हुए। ही डिफीटेड द इंग्लिश सेवरल टाइम, उसने इंग्लिश को कई बार हराया। बिकॉज द सिविल क्राइसिस एंड द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन इंग्लैंड, क्योंकि अब हराना इंग्लैंड को आसान था, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर क्या हो गए, यानी कि जो सिविल क्राइसिस है, ठीक है, और साथ में मतलब आपस में अंदर के अंदर जो झगड़े होने लगे थे, किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लैंड को हराना फ्रांस के लिए आसान था, ठीक है। अब भी फ्रांस में राजा कौन चलता आ रहा था, एडवर्ड थर्ड। अब एडवर्ड थर्ड हैड डाइड, अब एडवर्ड थर्ड मर गया। हिज सन द ब्लैक प्रिंस एंड द जॉन ऑफ द गॉन्ट हैड कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। अब जो उसके दोनों बेटे थे उनके अंदर क्या हो गए, युद्ध हो गए, ठीक है। मैंने बताया था कि उनके अंदर इंग्लैंड के अंदर क्या शुरू हो गया था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। दीज क्यूरल्स द ब्लैक प्रिंस मिस रूल एक्वेंटेन, ठीक है। अब क्या हुआ था, दिस क्यूरल, ये जो लड़ाई थी, द ब्लैक प्रिंस मिस रूल इन एक्वेंटीन। अब जो ब्लैक प्रिंसेस थे उन्होंने मतलब मिस रूल करना शुरू कर दिया,
यानी कि अच्छे से राज्य चलाना बंद कर दिया। एंड ब्लैक डेथ इन इंग्लैंड हेल्प द फ्रेंच टू सक्सीड, और साथ में ब्लैक डेथ भी फैल गई इंग्लैंड के अंदर। तो इसने इन चीज़ों ने हेल्प किया फ्रांस को जीतने में, यानी इन चीज़ों का फायदा उठाकर अब फ्रांस जीत गया। पहले वाले युद्ध में कौन जीतता रहा था? इंग्लैंड। अंडर द लीडरशिप ऑफ गैसलिन द फ्रेंच आर्मी हैड वोन बैक मोस्ट ऑफ द अंडर द फ्रेंच आर्मी हैड वोन बैक मोस्ट ऑफ द लॉस्ट टेरिटरी। अब क्या था, जो फ्रेंच आर्मी है हैड वोन बैक मोस्ट ऑफ द लॉस्ट टेरिटरी, यानी कि उसने अपनी जो मोस्ट ऑफ द जो लॉस्ट, जो खोई हुई टेरिटरी थी, उसको क्या कर लिया? जीत लिया। बट डू गैसलिन वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द कैरोलिन फेज। अब जो बट एंड डू गैसलिन था वो सेंट्रल कैरेक्टर था कैरोलिन फेज ऑफ 100 ईयर वॉर का, यानी बट एट डू गैसलिन क्या था? सेंट्रल कैरेक्टर था इस युद्ध का, कैरोलियन फेज वाले वॉर का। इसके अंदर अब कौन जीता है भाई? इसके अंदर क्योंकि अब फ्रांस इंग्लैंड के अंदर एडवर्ड थर्ड मर चुका था, उसके बेटे आ चुके थे और उसके बेटों ने अच्छा राज्य उन्होंने मिस रूल कर दिया था, यानी कि उन्होंने राज्य को अच्छे से नहीं चलाया था। साथ में ब्लैक डेथ फैल गई थी, तो इस वजह से इंग्लैंड कमज़ोर हो गया था। और इंग्लैंड के ऊपर किसने अधिकार जमा लिया था? इंग्लैंड में के ऊपर किसकी जीत हो गई थी? फ्रांस की जीत हो गई थी। अब थर्ड वॉर देखते हैं, लैंकेस्ट्रियन वॉर। लैंकेस्टर वॉर वाज द थर्ड फेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच 100 ईयर्स वॉर। अब जो लैंकेस्टर वॉर है वो थर्ड फेज है अभी एंग्लो फ्रेंच 100 ईयर्स वॉर का। इट लॉस्टेड फ्रॉम 1415, ठीक है। तो ये कब तक रहा? 1415 तक रहा। व्हेन हेनरी फिफ्थ ऑफ इंग्लैंड इन्वेडेड नॉर्मैंडी टू 1429। अब भाई किसने? हेनरी फिफ्थ जो इंग्लैंड का था, उसने नॉर्मैंडी के ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया टू 1429 में। व्हेन इंग्लिश सक्सेसेस वर रिवर्स्ड बाय द अराइवल ऑफ जॉन आर्क। अब भाई फ्रांस क्यों जीता? ठीक है, अब थर्ड फेज चल रहा है। एक बार फ्रांस जीत चुका है, पहले बार में इंग्लैंड जीतता रहा था, दूसरी बार में फ्रांस जीत गया। और अब तीसरी बार वाला जो लैंकेस्ट्रियन वॉर है उसके अंदर अब फ्रांस की जीत क्यों होगी? अब देखो ये कहा है कि व्हेन इंग्लिश सक्सेसेस वर रिवर्स्ड बाय द अराइवल ऑफ जॉन आर्क, ठीक है, यानी कि जो इंग्लिश की सक्सेस थी यानी कि जीत थी वो बदल गई किसके आने से? जॉन ऑफ आर्क के आने से। ये भाई 17 साल की लड़की थी फ्रांस की, तो इसने क्या कहा? इसने अपनी तरफ से युद्ध लड़ा था, फ्रांस की तरफ से युद्ध लड़ा था इंग्लैंड के खिलाफ। तो इसके पास ये बताया जाता है कि इसके पास डिवाइन पावर थी, और इस वजह से फ्रांस, इस लड़की की वजह से फ्रांस क्या जीत गया था? युद्ध जीत गया था। जो जॉन ऑफ आर्क है, ये जो लड़की है, इसकी वजह से फ्रांस क्या जीत गया था? युद्ध जीत गया था। ये फ्रांस की तरफ से लड़ी थी, इंग्लैंड के खिलाफ लड़ी थी। लेकिन 19 साल के होने के बाद जब जो बरगेंडीज थे उन्होंने इसको पकड़ लिया और इसको बेचारी को जिंदा जला दिया 19 साल की एज में। बड़ी ही दुख क्या हुई थी? इसकी मौत हुई थी। इसके ऊपर एक वर्क भी है जॉन आर्क के ऊपर। जॉन ऑफ आर्क की वजह से अब फ्रांस जीत गया। सी परसुएडेड, अब इसने कैसे, देखो कैसे इसने आर्मी को प्राप्त किया था लड़ने के लिए। सी परसुएडेड द क्या डोफिन चार्ल्स एल्डरसन, चार्ल्स का जो बड़ा बेटा था डोफिन, उससे इसने गिव हर एन आर्मी, उसने कहा कि मुझे कोई एक आर्मी दे दो, विद विच सी सक्सेडेड एंड गेन द सीज ऑफ ओरलिन, ठीक है, यानी कि जिससे वो क्या हुई? सक्सेस हुई। और उसने जो ओरलिन है उसको क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया, ठीक है, उसकी घेराबंदी कर ली इस जगह की। ऑल्दो सी वाज कैप्चर्ड, उस बाद में इसको पकड़ लिया गया एंड एग्जीक्यूटेड बाय द बरगेंडीज, और इसको बरगेंडीज ने इसको क्या कर लिया? पकड़ लिया। एंड फ्रेंच विक्ट्री वॉज क्लोजर, और फ्रेंच की जो विक्ट्री थी वो क्लोजर हो गई। एंड फ्रेंच की जो विक्ट्री थी क्लोजर एंड क्लोजर एवरी डे, और क्या हो गई? हर दिन नज़दीक आ रही थी, यानी फ्रेंच जीतने वाला था, ठीक है। बाद में इसको बेचारी को क्या कर दिया गया? पकड़ के
जिंदा आग में जला दिया गया, क्योंकि ये समझा गया कि इसके पास क्या है, डिवाइन पावर है। दिस फेज फ्लोड ए लॉन्ग सीरीज ऑफ पीस लास्टिंग फ्रॉम 1389। तो ये जो फेज था, फ्लोड ए लॉन्ग सीरीज ऑफ पीस, ठीक है, इसने क्या किया, एक मतलब लंबी शांति हो गई 1379 तक। वैन द कैरोलिन वॉर एंडेड, जब कैरोलिन वॉर एंड हुआ बाय फ्रेंच विक्ट्री, फ्रेंच की विक्ट्री के साथ। द फेज वॉज सो नेम्ड, और जो ये फेज था इसका नाम रखा गया एट द बिगनिंग इन द प्लान्स ऑफ हेनरी फोर्थ द फर्स्ट। अब इसका नाम किसके ऊपर रखा गया, हेनरी फोर्थ के नाम पर। क्यों, द फर्स्ट हाउस ऑफ द लैंकेस्टर टू सिट ऑन द इंग्लिश थ्रोन, क्योंकि इसने ही युद्ध की जो उसको शुरू करने का प्लान किया था, किसने, हेनरी फोर्थ ने। उसी के नाम पर इस फेज का नाम रखा गया। क्या, कौन था ये, द फर्स्ट हाउस ऑफ लैंकेस्टर टू सिट ऑन द इंग्लिश थ्रोन, यानी कि जो हाउस ऑफ लैंकेस्टर, फर्स्ट हाउस ऑफ लैंकेस्टर था जो इंग्लिश के थ्रोन पर बैठा था, ठीक है। फ्रांस ने इंग्लैंड को जीत लिया था, उसके बाद कौन बैठा था, जो फर्स्ट लैंकेस्टर था जो किसके ऊपर बैठा था, इंग्लैंड की गद्दी के ऊपर बैठा था। अब वॉर का रिजल्ट क्या हुआ देखते हैं। तो द फ्रांस बिलीव टू हैव वोन द लास्ट मेजर बैटल ऑफ द 100 Years वॉर। तो अब यद्यपि जो फ्रांस था, बिलीव टू ऐसा मान जाता है कि हैव वोन द लास्ट मेजर बैटल ऑफ द 100 Year वॉर की, जो उसने लास्ट जो बड़ी लड़ाई थी वो जीत ली थी। बोथ फ्रांस एंड द इंग्लैंड इमर्ज्ड एज मेजर नेशन का। अब इस युद्ध के बाद फ्रांस और इंग्लैंड दो बड़े स्टेट यानी बड़े राज्य उभर कर सामने आए थे। इफेक्ट क्या हुआ था भाई वॉर का, द इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन वॉर मींट इंक्रीज टैक्सेस ऑन कॉमन। अब क्या हुआ था, जब जैसे अब वॉर होगा तो वॉर के अंदर क्या होगा, खर्चे भी होंगे, यानी कि खर्चे होंगे तो फिर उनको कहाँ से सरकार निकालेगी, लोगों से निकालेगी, लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाएगी। तो लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए, इंक्रीज टैक्स ऑन कॉमन पीपल के ऊपर इससे सारे युद्ध का बोझ पड़ गया। और क्या था, उनके ऊपर कॉमन पीपल के ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिए। दिस लीड टू सोशल अनरेस्ट इन इंग्लैंड। तो क्या हो गया, सोशल अशांति फैल गई किसके अंदर, इंग्लैंड के अंदर। तो ये क्या था, इफेक्ट था वॉर का। तो भाई ये था 100 Years वॉर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।